नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की शपथ ले ली, मंत्रालय बांटे जा चुके हैं, सभी ने अपना जो पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां अजीत पवार की एनसीपी ने मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन किया है। एनसीपी मुस्लिम समुदाय को शिक्षा कोटा के तहत आरक्षण देने के लिए बीजेपी और शिंदे गुट की सेना के साथ मिलकर योजना तैयार करने की मांग कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ये दावा करते रहे कि मुस्लिम आरक्षण जो अवैध तरीके से दिया जा रहा है उसे खत्म किया जाएगा। लेकिन अब उनकी सहयोगी पार्टी जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनकी ओर से कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्लान बनाया जाएगा और जो मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में वो एनसीपी है। अब ये खबर ज्यादा देर हुई नहीं थी इसको आए हुए, और एक और खबर आ गई। बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार से किनारा करने वाली है, यानी कि पल्ला झाड़ने वाली है। यानी कि जिस बात के लिए बीजेपी मशहूर है कि अपने ही सहयोगियों को खा जाती है, उनकी पार्टी को खा जाती है, बीजेपी उसी राह पर एक बार फिर से चलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो अजीत पवार को लेकर जो लगातार बयानबाजी चल रही है, तो सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार तो जाने दीजिए, क्या उससे पहले महाराष्ट्र की सरकार गिरने जा रही है? क्योंकि ये संकेत तो लगातार मिल रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले मैं जो है वो खबर दिखाना चाहूंगी, और ये देखिए लिखा हुआ है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और इसमें लिखा है कि जो बीजेपी जो है वो अजीत पवार को छोड़ सकती है। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि एक बीजेपी नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर ये चीजें साफ तौर पर बताई हैं कि बीजेपी के अंदर नाराजगी है, आरएसएस जो है उसके अंदर नाराजगी है कि जो अजीत पवार को अपने गुट में शामिल कर लिया गया। और इसके बाद से बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर जब भी कुछ बोला है तो ये बीजेपी पर ही भारी पड़ा है मुद्दा। इसके अलावा ये खबर भी है और इसमें भी साफ तौर पर लिखा गया है कि आजीवन आरएसएस कार्यकर्ता रहे रतन शारदा ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसमें अपने लेख में कहा है कि अजीत के साथ गठबंधन करने से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और ये बिना किसी अंतर के सिर्फ एक और पार्टी बन गई। अजीत के आने से पार्टी भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुखर नहीं हो पाई। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और इसके बाद विधानसभा चुनावों में बीजेपी को अपने बूते 105 सीटें हासिल हुई थी और बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और 2024 लोकसभा चुनावों की हार के बाद अब बीजेपी आत्ममंथन की मुद्रा में है। ये भी सामने आया है कि अजीत पवार को महायुति में लेने के चलते बीजेपी और आरएसएस का एक बड़ा कैडर प्रचार के लिए नहीं निकला। ऐसे में एनसीपी वाली सीटों पर यह स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। तो अगर बीजेपी विधानसभा चुनावों में अजीत पवार के साथ रखती है तो कार्यकर्ता फिर से निष्क्रिय रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को ही नुकसान होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो साफ तौर पर अब ऐसा लग रहा है कि आरएसएस के मुखपत्र में अब जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा कहलवाई गई है, आरएसएस के द्वारा कहलवाई गई हैं। तो इसका सीधा संदेश जाता है कि बीजेपी अपनी ही पार्टियों को जिस तरह से खत्म कर देती है, अपनी सहयोगी पार्टियों को, तो उसकी अब क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है? देखिए, आरएसएस की नींद बड़ी जल्दी खुल गई, ऑर्गेनाइजर की नींद बड़ी जल्दी खुल गई, शारदा जी की नींद बड़ी जल्दी खुल गई। अरे इतना टाइम लगा दिया आपने नींद, और पहले आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो अजीत पवार को बनाया था। सुबह 6 बजे जो शपथ ली थी अजीत पवार ने, अच्छा चलिए अजीत पवार जी के बारे में तो बोल दिया आपने, अशोक चौहान के बारे में क्या बोलेंगे, प्रफुल्ल पटेल के बारे में क्या बोलेंगे, छगन भुजबल के बारे में क्या बोलेंगे, हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या बोलेंगे, शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या बोलेंगे। अरे एक पन्ना खुला है, अभी तो बहुत सारे पन्ने खुल जाएंगे। और देखिए जिस प्रकार की चीज आप करते हैं कि आपने भ्रष्टाचार, उस समय तो आपने ईडी सीबीआई से लोगों को डरा डरा कर अपने यहां शामिल करा लिया, आरएसएस और बीजेपी में जो 40 साल से लगे थे उनको पीछे कर दिया। गुजरात के अंदर विद्रोह होने वाला है, निधि 1-2 दिन के अंदर देख लीजिएगा, गुजरात के अंदर विद्रोह होने वाला है। सारे कांग्रेसियों के बल पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां चल रही है। वहां जितने लोग आगे हैं वो सारे, और जब पुराने बीजेपी वाले थे नितिन पटेल टाइप, वो गायब हो गए, पता ही नहीं वो हैं कहां। तो सवाल यह है कि ये जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने तो बीजेपी के जितने समर्पित लोग थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, येदुरप्पा को भी पॉस्को एक्ट का एक नोटिस मिल गया है, आपको पता होगा।
भाई अगर कर्नाटका के अंदर बीजेपी का कोई भी बेस है तो येदियुरप्पा की वजह से है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वास्तविकता ही है। उनको भी बॉस को एक नोटिस थमा दिया है। अच्छा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आपने वीडियो देखा है क्या? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत पीछे बैठे हुए हैं, 15 या 20वीं लाइन पे, और तीसरी या चौथी लाइन पे वो अंबानी साहब बैठे हैं, मुकेश अंबानी और उनके पुत्र और उनके सारे लोग, पूरा परिवार। मतलब हिंदुस्तान के सीडीएस की जो सीट है वो पूंजीपतियों से भी 10 कदम पीछे है। और अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि अडानी अंबानी ट्रक लोड पैसा राहुल गांधी और कांग्रेस के यहां पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूंजीपतियों का क्या काम? तो असल में मुद्दा यह है, इनके कोई रणनीति नहीं है, इनकी कोई राजनीति नहीं है। ये तो उस प्रकार से हो रहा है। बचपन में अगर आपने आपका तो बचपन ही है, अभी 3 लेगेड रेस हुआ करती थी हमारे जमाने में, वो पैर आपस में बांध दिए जाते थे और तब कहते थे दौड़ो। अब पैर बंध गए हैं। अब जब चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के और इनके मोदी जी के पैर बंधे हुए हैं और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाए, तो गिरेंगे ही। भाई जब ये स्थिति ऐसी, जनता ने निर्णय दिया है कि आपको सरकार सामंजस्य से चलानी है और सामंजस्य सरकार चलाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति तो पैदा होगी। लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं आरएसएस वाले, और ये रतन शारदा जी और ऑर्गेनाइजर, ये सारे जो लेख लिख रहे हैं, ये आपको इतने दिन के बाद पता चला? आज की तारीख में जितने भी सीबीआई, ये तो अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने मान लिया होता तो आज ये भी बीजेपी के अंदर होते। भाई बीजेपी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं उनकी बीजेपी पूछ कहां रहा है? सारे के सारे कांग्रेसी जितने हैं उनको दबा दबा के, अच्छा जो ऑनेस्ट कांग्रेसी हैं वो तो वहीं रह गए, जितने भ्रष्ट कांग्रेसी हैं उनको अपने अंदर आप ले आए हैं। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को जेल किसने भेजा था? कितने दिन जेल में रहे थे चंद्रबाबू नायडू? चंद्रबाबू नायडू के साथ किसकी सरकार है आज की तारीख में? चंद्रबाबू नायडू अब ऑनेस्ट हो गए। अब ऑर्गेनाइजर 6 महीने के बाद चंद्रबाबू नायडू के बारे में लिख देगा। चंद्रबाबू नायडू के परिवार के ऊपर कितनी रेड हुई और क्या हुआ। तो असली मुद्दा यह है कि आप जो ये जो अपनी कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं, अगर सिद्धांतों की राजनीति करनी तो राहुल गांधी कर रहा है सिद्धांतों की राजनीति। जब लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा चीज है, डर लगता है चला जाए, हमें डरने वाले लोग अपोजिशन में नहीं चाहिए, जिनमें दम है, जो भगत सिंह और आजाद को और अशफाक उल्लाह खान को अपना आदर्श मानते हैं वो रहें और बाकी चले जाएं। जो चले गए तो चले गए, जो रह गए वो मर्द लोग थे, वो ताकतवर लोग थे, वो शक्तिशाली लोग थे। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और मोहब्बत के लिए उन्होंने नफरत को हराने का प्रण ले लिया। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप, लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जितने भी सहयोगी हैं एनडीए के, उनको सबक लेना चाहिए कि अजीत पवार जो है केवल एक सीट जीतने में हासिल कर पाए, केवल एक सीट, और बीजेपी को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए अब इतना लाइटली ले रही है अजीत पवार को, एक तरह से उन्हें बिल्कुल बाहर करने का सोच लिया है, पल्ला झाड़ने का सोच लिया है। तो ऐसे ही तो वो अपने बाकी सहयोगियों के साथ भी करेगी, तो इससे तो सीख लेनी चाहिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को। निधि, बिल्कुल उसी प्रकार का किस्सा है, पहले भी सुना चुका हूं कि राजा ने एक चोर को दंड दिया और उससे कहा कि देखो 2 हैं विकल्प, तुम कौन सा चुनना चाहते हो, या तो तुम 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। तो चोर ने कहा कि 100 प्याज खा लेता हूं, जूते कौन खाए। जब वो 90 प्याज खा चुका तो उसकी उकाई हुई, उसने कहा मैं तो मर जाऊंगा, अब तो प्याज नहीं खा पाऊंगा। उसने कहा सर ऐसा है 10 प्याज और नहीं खा पाऊंगा, 100 जूते लगा लीजिए। ये दोनों वही स्थिति है आप अपने लिए पैदा कर रहे हो। पहले तो अजीत पवार को लेने की आवश्यकता क्या थी आपको? अरे जो महाअघाड़ी की सरकार चल रही थी चलने देते, एंटी इनकम्बेंसी से उसका वोट, आज जो 31 सीटें मिली हैं महाअघाड़ी को, मिलती क्या? आपने क्योंकि अजीत पवार को तोड़ के और एकनाथ शिंदे के माध्यम से उद्धव ठाकरे को धोखा दिलवाकर आपने सहानुभूति दिलवा दी उधर उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। भाई शरद पवार के जो लोग जीते हैं उसमें 80% लोग ऐसे जीते हैं जो पहली बार चुनाव लड़े हैं, क्योंकि शरद पवार को सहानुभूति है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को। अच्छा, अब अजीत पवार को फिर इन्होंने अगर बाहर निकाल रहे हैं तो अजीत पवार तो सहानुभूति लेंगे, वो तो कहेंगे भाई बीजेपी ने तो अपनी वॉशिंग मशीन में मुझे धो दिया, तो मैं ईमानदार हूं, मेरे पे कौन सा केस चल रहा है, सारे केस तो बीजेपी ने वापस ले लिए। तो अजीत पवार, अब जो अजीत पवार आए थे बीजेपी में वो अशुद्ध अजीत पवार आए थे, और जब निकल रहे हैं बीजेपी से अजीत पवार तो शुद्ध अजीत पवार निकल रहे हैं। यही एकनाथ शिंदे का होगा।
तो जा जाके कहेंगे कि भाई इन्होंने हमारे साथ 2.5 साल सरकार चलाई है, अब हमको ये बेईमान कह रहे हैं, फिर कहेंगे चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। अरे जब केसी विड्रॉ सारे कर लिए तो चक्की पीसिंग अब कैसे होगा? तो खुद ही मूर्खता करते हैं, खुद ही बेवकूफी के निर्णय लेते हैं। अब पहले अब ये किस किस को निकालेंगे, किस किस को रखेंगे? आपको पता ही होगा बंगाल के अंदर 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए हैं। हर प्रदेश के अंदर टूट की खबरें आ रही हैं। हरियाणा के अंदर एक तरफा बयार बह रही है। विधानसभा में लोगों ने ठान लिया है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को कदम नहीं रखने देंगे। यही हाल जम्मू एंड कश्मीर में है, यही हाल महाराष्ट्र में है। बिहार के अंदर अब देखिए नीतीश कुमार कैसे चचा पलटी मारते हैं, वो भी आपको कलाबाजी दिख जाएगी। वैसे उत्तर प्रदेश बिहार वाले ये कलाबाजी में और पलटी मारने में उस्ताद होते हैं, वो नट होते हैं हम लोग। यहाँ लोग जो है ना वो अभी देखिएगा कैसे पलटी मारेंगे, आनंद आ जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कोई सर्कस चल रहा है, राजनीति नहीं चल रही है, देश में कोई सत्ता नहीं चल रही है। उधर जम्मू के अंदर अटैक होते चले जा रहे हैं, 55 घंटे में 3-3 अटैक हो गए। अच्छा जब पूछो कि अटैक क्यों हो रहे हैं, आपने ये कैसे ये घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुस जाते हैं, कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 60 साल पहले ऐसे ही किया। अरे यार 27 साल में 17 साल तुम्हारी सरकार है भाई, अटल जी रहे, अब तुम रहे, अब तुम अब याद करते हो 60 साल 70 साल पुरानी बातें। तो देखिए इस तरह की बातों से लोगों को ऊब हो गई है। अब लोगों को समझ में आ रहा है ये बिल्कुल मजबूरी की सरकार है। ये सरकार ऐसी सरकार है जिसमें नैतिकता नाम की चीज नहीं है, ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। रोज हमारे देश में और कहते हैं कि साहब हमने घुसपैठ को रोक दिया, हमने पत्थर चलाना रोक दिया। अरे पत्थर चलाना रोक दिया, गोली चल रही है वहां पे, तो वहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं, मेरे देश के वीर जवानों की शहादत हो रही है, और जवाब देने के बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर, और केवल बात अजीत पवार की नहीं हो रही है। अजीत पवार तो केवल एक मोहरा है, और सही कहा आपने कि अगर इनके पास पहले से ही बहुमत था तो अजीत पवार को लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से इतने भ्रष्टाचारी थे कि मोदी जी उनको अपनी रैलियों में बार बार कहते थे कि इतने करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, और वो चक्की पीसेंगे, तमाम तरह की बातें। लेकिन अब शिंदे जो है वो भी आग दिखाने लगे, और वो भी देखिए साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नारे को वो हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बढ़ने लगी रही, ये खबरें भी अब छपने लगी हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि 400 पार के नारे ने तो हमें नुकसान ही पहुंचाया है, हमें फायदा इसका नहीं हुआ है, और इसी की वजह से महाराष्ट्र में हम इतनी सीटें हारे हैं। तो ये जो सहयोगी है वो मतलब मोदी जी को आंख दिखाने लगे, ऐसा तो 10 सालों में हमने पहली बार देखा है। अरे आप बीजेपी के सहयोगी की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के मुख्य नेता संगीत सोम वो बीजेपी के पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आपने जयंत चौधरी से समझौता न किया होता तो हमको सारी सीटें मिल जाती। जयंत चौधरी समझौता करके आपने हमारी लोगों को हरवा दिया, ये संगीत सोम कह रहे हैं अपने हाईकमान के खिलाफ। योगी गुट के जो योगी जी के समर्थक हैं वो खुलेआम वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में हमारे बीजेपी को हरवा दिया। तो आज के तारीख में देखिए यही होता है ना, जब एक डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डिक्टेटर कमजोर पड़ता है तो हर आदमी उसके ऊपर अटैक करता है, वही आज स्थिति में हो रहा है। तो अब मोदी जी की जो था ना कि एक अकेला सफर भारी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आज के तारीख में तो जिसका मन आ रहा है बोल रहा है, ये आरएसएस वाले मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं कोई किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ये जो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये पता चला है ग्राम स्टेन्स का जब हत्याकांड हुआ था, उनको जलाया गया था जीप के साथ, उस समय जो आरोपी था उसको छुड़वाने के लिए ये धरने में बैठे थे। अरे ठीक है, आप आदिवासी हैं, आप पूजनीय हैं, आप हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, आप जीत के आए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दूसरे धर्म का हो या मेरे धर्म का हो, उसको बच्चे सहित जलाने की घटना का समर्थन कोई कैसे कर सकता है? ये तो मानवता के खिलाफ है, ये तो सनातन धर्म के खिलाफ है। सनातन धर्म में इस प्रकार की घटना को अगर आप विरोध नहीं करते, अगर उसकी भर्त्सना नहीं करते, तो आप सनातनी नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अजीत पवार को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, तो लेकिन इधर शिंदे गुट तो फिर बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि शिंदे भी अगर नहीं रहेंगे तब तो सरकार वाकई में गिर जाएगी। और फिर अगर ऐसा है तो फिर शिंदे गुट, क्योंकि उनके पास 7 सीटें हैं, 7 सांसद हैं उनके पास, तो इतना निग्लेक्ट क्यों किया गया कि मंत्रिमंडल में उनके पास 7 सीटें थी, फिर भी उनको एक राज्य मंत्री का पद दिया गया है?
भाई ये पता है बीजेपी को ये सरकार चलने वाली नहीं है। बीजेपी को ये बात पता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। एकनाथ शिंदे भी जाएंगे, अजीत पवार भी जाएंगे, नीतीश कुमार भी जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी जाएंगे। इनको पता है ये बंगाल में भी टूटेंगे, ये यूपी में भी टूटेंगे, ये हर जगह टूटेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे, इनको पता है। ये केवल एक अगले इलेक्शन, ये मिड टर्म पोल, फिर दोबारा इलेक्शन करा सकते हैं। केवल ये दिखाएंगे मोदी जी किसी से डरते नहीं है, किसी के सामने झुकते नहीं है। ये केवल एक मैसेजिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने तेलुगु देशम को भी छोटा दिखाया है, नीतीश कुमार को भी छोटा दिखाया है। केवल एक मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी ये गठबंधन सरकार में झुकी नहीं है, केवल एक अपने को स्ट्रांग दिखाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए ये आप बिल्कुल पक्का मान लीजिए ये सरकार जाने वाली है। और मोदी जी हो सकता है 2-3 महीने के बाद खुद ये लोकसभा को डिसॉल्व करने का संस्तुति कर दें। इसलिए बेहतर है कि ये हो, उसके पहले लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन पत्र देके राष्ट्रपति के घर जाके उनको ये प्रूव करें कि हमारे पास मेजॉरिटी है, और दोबारा इलेक्शन करके लाखों करोड़ों रुपए का हिंदुस्तान के ऊपर भार डालना ठीक नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक रूप से जनता ने जो सरकार चुनी है, इंडिया गठबंधन की सरकार, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार, एक लोकतांत्रिक संविधान सरकार, एक संविधान को बचाने की सरकार अगले 5 साल चलेगी। और हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें कोई अपने को एकाधिकार दिखाते हुए दूसरे लोगों के अधिकार और दूसरे राज्यों के अधिकार की मानना न करे। जी बिल्कुल सर, और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी सामने जो है यही चल रही है खबर कि अजीत पवार गुट में सब कुछ ठीक नहीं है, और छगन भुजबल बोले कि मैं भी जाना चाहता था। और ये किस चीज को लेकर खबर है मैं आगे आपको बताती हूँ कि अजीत पवार गुट में विरोध के दबे दबे सुर हैं, और जो अजीत पवार की पत्नी है वो राज्यसभा को लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं, तो इधर छगन भुजबल का भी बयान आ गया। और पहले भी वो कह रहे थे कि एक सांत्वना है और लोगों के मन में जो उद्धव ठाकरे हैं उनको लेकर या शरद पवार है उनको लेकर, और इसी का नुकसान चुनावों में भी देखने को मिला है। तो अब फिर से आपको लगता है कि इसी साल जब जो है महाराष्ट्र में चुनाव होने ही वाले हैं, तो उससे पहले ही महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, और अगर नहीं भी गिरी तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो मुझे तो पूरी तरह से लगता है कि अब बीजेपी की सरकार तो दोबारा लौटने वाली नहीं, चाहे जितने भी सहयोगियों को वापस ले ले। कोई प्रश्न ही नहीं उठता है भाई। अगर आप लोकसभा के चुनावों का विश्लेषण करें तो 35 सीटें महाअघाड़ी की महायुति से ज्यादा हैं, 35। इसका मतलब यह है, जबकि चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे के और शरद पवार के नए थे, इसके बावजूद कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ थे, इसके बावजूद 35 सीटें ज्यादा हैं। अब तो चुनाव चिन्ह जो है गांव गांव तक पहुंच जाएगा। अभी तो 3-4 महीने का टाइम है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गए हैं, वो गांव गांव तक पहुंचा देंगे, लोगों तक बात पहुंच जाएगी। एकनाथ शिंदे अजीत पवार के जाने के बाद बीजेपी को 50 सीटें मिल जाए महाराष्ट्र में, बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब आप सोचिए, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे राजनीतिज्ञ है ना, उनको जो मैसेज हम पढ़ पा रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो नहीं पढ़ पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक सहानुभूति लहर है शरद पवार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए और अगली सरकार। अच्छा, एक चीज बताइए, जब अपनी राज्य के अंदर अपनी सरकार नहीं बनेगी, आज हरियाणा के अंदर मैं बैठा हूं भाई, सबको पता है 4 महीने के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो हरियाणा की सरकार में आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस से मदद चाहिए या केंद्र सरकार की सीआरपीएफ और बीएसएफ से आपको मदद चाहिए होगी? यहीं की पुलिस तो यहाँ के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के अंडर होगी ना। तो मानी बात है कि महाराष्ट्र वाले उन्होंने अपने सारे दाग धुलवा लिए। आज के तारीख में बीजेपी आरोप नहीं लगा सकती, छगन भुजबल पे भी नहीं लगा सकती, प्रफुल्ल पटेल पे भी नहीं लगा सकती, अजीत पवार पे भी नहीं लगा सकती। अब आरोप नहीं लगा सकती। अब वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि के साथ शरद पवार के साथ अजीत पवार चले जाएंगे और एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे और 80% सीट मिलेगी महागठबंधन को। ये अच्छा, एक अफवाह उड़ाई कि साहब एमएलसी चुनाव में झगड़ा हो गया कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में। आ गया स्टेटमेंट कि हम लोगों ने बंटवारा कर लिया, एक सीट पे उद्धव ठाकरे लड़ेंगे और एक सीट पे हम लड़ेंगे। जो मुंबई नगर पालिका का इलेक्शन है उसमें भी देखिएगा 80% सीटें जो है वो महाअघाड़ी जीतेगी। तो ये एक तरफा है। अभी तक तो लोगों को ये लग ही नहीं रहा था कि मोदी जी को हराया जा सकता है। अब लोगों को लग गया है कैन बी डिफीटेड। अब कि अगले इलेक्शन देखिएगा, जहां जहां इलेक्शन होंगे क्या स्थिति पैदा होने वाली है।
बिल्कुल सर। और महाराष्ट्र तो हमने चर्चा की, अब बात सर उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि आज सुबह से काफ़ी चर्चा में है और एक तरह से सारी खबरों में छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भर्ती में जो है वो आउटसोर्सिंग से भर्ती की बात की जा रही है। और आपने देखा होगा कई खबरें इस पर चलाई जा चुकी हैं, और अखिलेश यादव ने इसी चुनाव में भविष्यवाणी कर दी थी कि जैसे लोग केंद्र में लेकर आए हैं ये योजना, वैसे ही यूपी में भी ला सकते हैं, और ये बात अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इसको लेकर जो है संजय सिंह ने भी कुछ अपनी बात कही है, एक बार मैं उसको सुनवा दूं, फिर आपसे इस पर कमेंट करूंगी। अग्निवीरों की भर्ती, यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए, 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ, ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, न सरकार के प्रति होगी। सर, ये जैसा बताया जा रहा है, जैसा संजय सिंह बता रहे हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, अगर ऐसा हो गया ये तो बहुत गजब हो जाएगा, और फिर इसका नुकसान तो सीधे तौर पर यूपी सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। अरे गजब अजब कुछ नहीं होगा। आपने वो सुना होगा ना, पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजा सवा शेर खाजा। तो वो वाला हिसाब है। जनता इतनी ज्यादा लोगों का, कुछ वर्ग का, एक वर्ग का दिमाग इतना भ्रमित हो गया है, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं क्या हो रहा है। अरे कहीं अडानी अंबानी को लीज पे न दे दें ये थाने, फिर अडानी अंबानी जिसको मनाएगा अंदर रखेंगे, जिसको चाहेगा जेल भेजेंगे, जिसको मनाएगा छोड़ देंगे। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर। तो ये देखिए, ये बात समझ में आ गई है, SC STs को समझ में आ गई है, OBCs को समझ में आ गई है, और जो अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है सवर्ण वर्ग, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है देश के आर्थिक व्यवस्था के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। केवल एक पूरा अपना हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में लोगों का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया है कि वो समझ नहीं रहे कि देश के साथ हो क्या रहा है। अरे इस समय देश की मुख्य समस्याएं निधि जो है वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई। 232 रुपए किलो दाल हो गई है। अब आप बताइए, एक गरीब आदमी जिसकी आमदनी नहीं है, 45 डिग्री के टेम्परेचर में बेचारा किस तरह से पैसा कमा रहा है, किस तरह सारी चीजें कैपिटलिस्टों के हाथ में दे दी गई हैं, वो कैसे अपना पेट भरेगा? किसी को कोई चिंता नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान, सारे दिन हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश को तोड़ के रख दिया है, लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। और ये सवर्ण समूह में, सवर्ण होने के बावजूद कह रहा हूं, इन लोगों के बात समझ में नहीं आ रही है। ये देश को टूटता हुआ देख रहे हैं। हमारे देश में 142 करोड़ लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, और देश का मुख्य ध्यान इस समय बेरोजगारी पे और महंगाई को कंट्रोल करने पे होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और ये सब तो छोड़िए सर, जो महँगाई तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, उससे पहले जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो है पानी की समस्या आप देख रहे हैं जो हो रही है। और अभी आतिशी जो मंत्री हैं, वो जल मंत्री है, वहाँ पर उनका बयान आया है। वो कह रही हैं कि यहाँ पर दंगा हो सकता है पानी की वजह से, दिल्ली में इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है। इसको लेकर भी तो कुछ करना चाहिए। भाई यही तो मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक सही निर्णय लिया था, संवैधानिक पीठ ने निर्णय लिया था कि दिल्ली सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री के अधीन होनी चाहिए। ये निर्णय सही था। भाई अगर जनता ने अरविंद केजरीवाल को सुना है, तो अरविंद केजरीवाल है मुखिया, गलत करेंगे तो जनता दंड देगी। अब कर दिया इन्होंने, एक अध्यादेश लिया है कि नहीं, LG होगा मुखिया दिल्ली सरकार का। भाई अगर LG मुखिया है तो LG के सामने धरना देना चाहिए लोगों को। अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना है?
भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो सही निर्णय लिया था कि अरविंद केजरीवाल, भाई कोई भी लोकतांत्रिक, अगर मैं किसी को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनता हूं तो उसे पूछने का अधिकार है। एलजी को आपने कैसे मुखिया बना दिया? अब एलजी को मुखिया बना दिया तो एलजी पानी लाएं, कहें मोदी जी से फोन करके कहें कि साहब आपने मुझे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हरियाणा से कहिए कि पानी छोड़े। अब पानी की कमी अगर है, और दिल्ली हमारे देश के बाहर की राजधानी तो है नहीं, अब हमारे देश की राजधानी है, हम दिल्ली में रह रहे हैं कि नहीं। अच्छा अब आप सोचिए, छत्तीसगढ़ के अंदर सतनामी समाज ने, सतनामी समाज एक बहुत बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ के अंदर, उनके खिलाफ जिस प्रकार कार्रवाई हुई, उन्होंने जिस प्रकार का किया है, वहां पर आपने वीडियो देखे होंगे, फोटोग्राफ देखे होंगे, जिस प्रकार मणिपुर को इन लोगों ने आग लगाई है, अब ये छत्तीसगढ़ को आग लगा रहे हैं। 3 महीने पहले इनकी सरकार आई है, 6 महीने पहले इनकी सरकार आई है, अब वहां आग लगाने पे उतारू हो गए। ये हर जगह इस प्रकार की घटनाएं घटा रहे हैं, और वहां पे सतनामी समाज का जिस प्रकार से लाखों लोग इकट्ठा हुए और जिस तरह की चीजें हुई, जैसे चीजों को जलाया गया, ये एक एक करके एक एक देश को सुलगा देंगे। देश को शांति की आवश्यकता है, देश को मलहम की आवश्यकता है, देश को प्यार की आवश्यकता है, देश को मोहब्बत की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल सर। और ये इससे सरकार घबराई भी हुई है, जो यूपी पुलिस वाला मैंने आपको भी बताया। तो अब यूपी पुलिस का इस पर बयान जारी हुआ है कि गलती से ये लेटर जो है वो जारी कर दिया गया था। खुद ही सफाई दी है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, जो आउटसोर्सिंग भर्ती का मामला था, तो यूपी पुलिस कह रही है कि ये गलती से जारी हो गया था। ये गलती से जारी हुआ था या विरोध के बाद ये गलती जाहिर की जा रही है? अरे निधि, सरकारी नौकरी में किसी सरकारी अधिकारी से पूछ लीजिए, ऐसी चीजें गलती से नहीं हो सकती। बकायदा फाइल चलती है, एलडीसी, यूडीसी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मंत्री की उसमें चिड़िया बैठती है। हर इतना महत्वपूर्ण निर्णय गलती से हो गया, अगर इतनी गलती हो गई तो सरकार छोड़ दो यार, रिजाइन कर दो, नौकरी निकाल दो, सब कैबिनेट अपना रिजाइन कर दो, सारे ब्यूरोक्रेट्स, अगर इस तरह की गलती तुम कर देते हो तो। अरे वास्तविकता में ब्यूरोक्रेसी, ये प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है गलती की, एमडी ने कहा और गलत निर्णय हो गया, प्राइवेट सेक्टर में फाइल वाइल नहीं चलती है, सरकारी कार्यालयों में फाइल बकायदा, और वो प्रिजर्व की जाती है, किसने उसमें अपोज किया और किसने प्रपोज किया और किसने वो किया, जिसे दंड का प्राविधान है। तो अगर ये फाइल चली है तो इसको फाइल को सर्व वो करें, जनता के सामने पेश करें, उसपे किस किस के दस्तखत थे, क्या क्या उन्होंने उसमें टिप्पणी की थी, और जिन जिन ने इस पे फाइल पे गलत निर्णय लेने में, और इसका माने आप पढ़े लिखे नहीं, आप मूर्ख हैं, आप इस प्रकार का निर्णय ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे पुलिस को दे देंगे। अरे तो सारे गुंडे बदमाश आके कॉन्ट्रैक्ट पे बैठ जाएंगे थानों में, फिर शरीफ लोगों को मारेंगे और गुंडे जो है वो देश के अंदर राज करेंगे। देश में लोकतंत्र संविधान कैसे चलेगा फिर? भाई एक प्रक्रिया होती है, संविधान के प्रति कर्तव्य होता है सरकारी अधिकारी का, तो सरकार थाने, आर्मी, कल जो है आप देश ही ना कर दो तो अडानी अंबानी को लीज पे ना दे दो आप, फिर वही चलाए देश। फिर राजनीतिक ये इतने चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? पूंजीपतियों को चलाना है, वही चलाए, जिसको मनाए पैसा दे, दाल जो है 232 रुपए की कर दें, मक्खन और पनीर पे जीएसटी लगा दें, आटे पे जीएसटी लगा दें, और पूंजीपति जो है वो दुबई में और जर्मनी में बड़ी बड़ी कोठियां खरीद लें, और गरीब आदमी हिंदुस्तान में तड़पता रहे। ऐसे ही लोकतंत्र बना लो फिर। ये दंड, ये कोई ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा इन लोगों ने कहा, जो फाइल जो है जनता के सामने लाई जाए, इसको बताया जाए किस किस ने इसमें दस्तखत किया है, और सबको जेल भेजा जाए। जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। ये गलती से नहीं हो सकता, और ये अगर गलती से है तो ये इसके लिए बहुत बड़ा दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के जो सपने हैं वो भी चकनाचूर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, हम महाराष्ट्र के हालातों पर कर रहे थे। इसके अलावा हमने और भी कई मुद्दों पर बात की। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसी साल विधानसभा चुनाव भी है, और अजीत पवार और शिंदे गुट को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक और तो बीजेपी जो है ये खबर निकलकर सामने आई कि अजीत पवार गुट को अब किनारे लगाना चाहती है, अजीत पवार को हटाना चाहती है, क्योंकि वो एक ही सीट जीतने में कामयाब रहे, और अजीत पवार को अगर हटा भी देते हैं तो बीजेपी को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर शिंदे गुट जिस तरह से बयानबाजी लगातार कर रहा है कि हमें 400 पार के दावे का नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया है उसको लेकर भी लगातार बयानबाजी कर रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम 7 सांसद जीत कर आए थे, हम 7 सीटें जीत कर आए हैं, तो इससे
हमें जो है कैबिनेट में कोई पद मिलना चाहिए था। इसके अलावा अजीत पवार ने तो पहले ही कह दिया था कि हम कैबिनेट से कम कोई भी पद मंजूर नहीं करेंगे। वहीं शरद पवार का भी बयान आ गया है कि 2 महीना इंतजार करिए, ये सरकार नहीं चलने वाली है और मैं सरकार को बदलना चाहता हूं और बदल कर रहूंगा। तो तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें चल रही हैं और इन्हीं तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।